हेलो नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है उत्कर्ष प्लेटफॉर्म पर। आज के द 10 मिनट स्टडी शो में हम करने वाले हैं क्लास 10th की यानी कि राजस्थान आर्ट एंड कल्चर और हिस्ट्री कंबाइन करके मैं आपको करवाने वाली हूँ, वो भी डिटेल में करने वाले हैं। साथ ही इसी की थ्योरी भी आपको यहीं पर मिल जाएगी और उनको हम लोगों ने जो है क्वेश्चन फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है ताकि क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो जाए और साथ ही आपको थ्योरी भी मिल जाए। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि ये द 10 मिनट स्टडी शो एकमात्र रिवीजन क्लास है और इसकी अगर आपको डिटेल पढ़नी है तो आप महेंद्र सर की क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें डिटेल में पढ़ाया जाता है, लेकिन यहाँ पर एकमात्र जो है ये आपके रिवीजन क्लास होने वाली है। तो देखिए यहाँ पर अगर आपसे कोई पूछे, यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन, क्योंकि इनकी नंबरिंग इसलिए है क्योंकि पहले हम लोग कर चुके हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में वैदिक सभ्यता से संबंधित नहीं है? अनूपगढ़, रंग महल, तरखान वाला डेरा या फिर चक 64। तो ध्यान रखना, रंग महल जो है वो हमारी वैदिक सिविलाइजेशन से बिलोंग नहीं करती। इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए कि हड़प्पा सभ्यता का जब पतन माना जाता है 1800 ईसा पूर्व के समथिंग, तो वहां पर वैदिक सभ्यता का क्या होता है, एक नई सभ्यता, एक नई सिविलाइजेशन जन्म लेती है जिसे हम वैदिक सभ्यता के नाम से जानते हैं। और इस सभ्यता के बारे में जानने के जो स्रोत हैं वो मुख्यतः आपके क्या हैं, वेद हैं। और वेद आप सभी को पता है 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और आपके अथर्ववेद। इसीलिए इसे हम वैदिक सभ्यता के नाम से जानते हैं। हालांकि राजस्थान में इस सभ्यता के जो अवशेष है वो आपके तरखान वाला डेरा से, चक 64 से और कहां से मिले हैं, अनूपगढ़ से जो है यहां पर मिले हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो अगला क्वेश्चन मैं आपको बता दूं कि देखिए, निम्नलिखित में से किस पौराणिक ग्रंथ में मत्स्य जनपद का जो है उल्लेख यहाँ पर नहीं मिलता है? क्या ऋग्वेद का नहीं मिलता है मतलब, या फिर महाभारत में सतपथ ब्राह्मण में, या फिर गोपथ ब्राह्मण? तो ध्यान रखेंगे इसका उल्लेख जो है वो गोपथ ब्राह्मण आपके आंसर नहीं होगा, इसमें नहीं मिलता है। थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए कि आर्य जो हुआ करते थे वो जन के रूप में मत्स्य जाति का उल्लेख जो है वो सर्वप्रथम हमें देखने के लिए मिलता है ऋग्वेद में, और ऋग्वेद जो है इसकी प्राचीनता का प्रतीक है। एक आपने सतपथ ब्राह्मण और एक आपने कौशिकी उपनिषद जो है इसमें मत्स्य जन का उल्लेख भी मिलता है। और महाभारत की बात करेंगे तो महाभारत में मत्स्य जनपद की गणना जो है वो भारत के प्रमुख जनपदों में की गई थी। और मत्स्य जनपद के विस्तार की बात करें तो ये आपके दक्षिण में, ध्यान रखेंगे ये दक्षिण में तो जो है यहाँ पर चंबल की पहाड़ियाँ कौन सी हैं, दक्षिण में तो जो है चंबल की पहाड़ियाँ हैं। और पश्चिम की बात करेंगे तो सरस्वती नदी के जंगलों तक जो है आपके क्या था, ये विस्तृत था। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है असुमेलित है राजपूतों की उत्पत्ति और विद्वानों के संदर्भ में? क्या ब्राह्मणों से उत्पत्ति हुई है, ये डॉक्टर डी.आर. भंडारकर कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं। क्या वैदिक आर्यों की संतान है राजपूत, ये डॉक्टर जी.एच. ओझा का मानना है, बिल्कुल सही बात है। अग्निकुंड से क्या उत्पत्ति हुई है, ये आपके चंद्रवरदाई कहते हैं, क्या बिल्कुल सही बात है। तो हूणों की संतान जो है वो यहाँ पर कनिंघम ने नहीं कहा है। थोड़ी सी इससे रिलेटेड एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि देखिए वी.ए. स्मिथ, ये जो वी.ए. स्मिथ हैं इन्होंने राजपूतों को किसकी संतान बताया है, हूणों की संतान बताया, जबकि शक और सीथियन जाति के वंशज हुआ करते थे। ये हमारे कर्नल जेम्स टॉड के द्वारा उल्लेख यहाँ पर किया गया है। बाकी के आपके सेम टू सेम लिखे हुए। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से, अगला देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन गुहिलों को ईरान के शासक नौशेखा के वंशज यहाँ पर बताता है? क्या बदायूनी है, अलबरूनी है, अबुल फजल है या फिर अमीर खुसरो? तो आपके आंसर ध्यान रखेंगे कौन सा, अबुल फजल जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देखिए कि भाई वैसे तो देखा जाए तो गुहिल वंश की उत्पत्ति और उनका मूल स्थान क्या हुआ करता था इसके बारे में विभिन्न मत हमें देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन अबुल फजल के बारे में बात करेंगे तो उन्हें ईरान के शासक जो है, मतलब अबुल फजल ये मानते हैं कि ये जो गुहिल वंश है ये आपके ईरान के शासक जो नौशेखा के वंशज हुआ करते थे। वहीं कर्नल जेम्स टॉड जो है वो इनको बल्लवी के शासकों से संबंधित मानते हैं, जबकि मुहुड़ोत नैडसी और गोपीनाथ शर्मा जो है वो उनका दावा है कि ये ब्राह्मण होने का, मतलब वो कहते हैं कि ये ब्राह्मण हो सकते हैं। जबकि डॉक्टर गौरी शंकर
जो ओजा आपने नाम सुना होगा, उनके अनुसार 566 ईस्वी के आसपास गोहिलों ने अपना शासन स्थापित यहाँ पर किया था। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन कौन सा है, तो यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, इतिहासकार CV वैद्य ने किस राजा की तुलना फ्रांसीसी सेनापति चार्ल्स मार्टेल से की थी? गोहिल, बप्पा रावल, राणा हम्बीर। तो मैं एक बात बता दूं कि देखिए पहली बात तो CV वैद्य, और की किससे है, तो बप्पा रावल की जो है की है, और किसकी की है, फ्रांसीसी सेनापति आपके जो चार्ल्स मार्टेल हुआ करते थे उनसे। तो ये तीनों क्वेश्चन घुमा के भी पूछे जा सकते हैं कि बप्पा रावल की तुलना फ्रांसीसी सेनापति चार्ल्स मार्टेल से किसने की थी, तो आंसर हो जाएगा आपके CV वैद्य। अगला देखिए, अगला लेकिन इसी से रिलेटेड कुछ देख लेते हैं कि भाई राज प्रशस्ति का नाम आपने सुना होगा, बात है 734 यानी कि 734 ईस्वी की। बप्पा ने चित्तौड़ के जो शासक है मानमोरी, इनको पराजित किया और चित्तौड़ पर जो है अधिकार कर लिया। बप्पा ने कैलाशपुरी में गोहिल वंश के कुल देवता एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण करवाया, और उस समय बप्पा की राजधानी जो है नागदा हुआ करती थी। DH ओझा की बात करेंगे तो बप्पा का वास्तविक नाम हुआ करता था कालभोज, और बप्पा कालभोज की उपाधि यहाँ पर थी, ये आपको ध्यान रखना है। बप्पा ने चित्तौड़गढ़ पर हुए मुस्लिम आक्रमण को विफल कर दिया और सिंध तक खदेड़ दिया, इसीलिए हमारे जो इतिहासकार हैं CV वैद्य, वो बप्पा की तुलना चार्ल्स मार्टेल यानी कि जो फ्रांसीसी सेनापति हुए थे, जिसने यूरोप में सबसे पहले मुसलमानों को परास्त किया था, इस कारण इनको जो है ये संज्ञा यहाँ पर दी गई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपको बताना है कौन सा यहाँ पर होगा। तो देखिए निम्नलिखित में से किसके मध्य जो है भूताला का युद्ध हुआ था, क्या यहाँ पर, तो मैं आपको बता दूं कि जैत्र सिंह और इल्तुतमिश जो है इन दोनों के मध्य होता है भूताला का युद्ध, और वो भी आपके कब हुआ था, तो 1200 जो है 27 ईस्वी में हुआ था। देखिए जैत्र सिंह और दिल्ली के जो गुलाम वंश के सुल्तान थे इल्तुतमिश, और ये वही इल्तुतमिश हैं जिनके द्वारा क्या किया गया था, एकता प्रणाली की शुरुआत की गई थी। और यही नहीं, कुतुब मीनार का जो वास्तविक संस्थापक माना जाता है वो भी आपके यही है, वास्तविक क्या यही है, क्योंकि कुतुब मीनार की नींव जरूर कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा रखी गई थी, लेकिन उसके बाद जो है कार्य पूरा इसके द्वारा। और इस युद्ध का वर्णन ध्यान रखेंगे कहाँ पर मिलता है, तो जयसिंह सूरी के द्वारा लिखी गई बुक है हम्मीर मदमर्दन, उसमें मिलता है। और इस ग्रंथ में इल्तुतमिश को क्या बोला गया है, हम्मीर कहा गया है। और गोहिल वंश के जो जैत्री सिंह हुआ करते थे, इन्होंने परमारों से चित्तौड़ को जीतकर जो है अपनी राजधानी बनाया था, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला लेकिन थोड़ा सा देख लीजिए कि GH ओझा के अनुसार दिल्ली के गुलाम वंश के सुल्तानों के समय मेवाड़ के राजाओं में सबसे प्रतापी और बलवान राजा जो है वो जैत्र सिंह ही हुआ था, और जिसकी वीरता की प्रशंसा उनके विरोधी भी करते हैं, और ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि हमारे जो मेवाड़ के गोहिल वंश की रावल शाखा है उसका अंतिम शासक कौन था, तो ध्यान रखेंगे मेवाड़ की जो रावल शाखा थी उसका अंतिम यहाँ पर शासक कौन हो जाएगा, रतन सिंह जो है हो जाएगा। दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी हैं, 1303 में चित्तौड़ पर आक्रमण करते हैं। रतन सिंह और उनके सेनापति गोरा बादल वीरगति को प्राप्त होते हैं। जो पद्मिनी जी जो हैं वो आपके 1600 महिलाओं के साथ वीरगति को प्राप्त होती हैं, और उस समय जो रतन सिंह है उन्हीं के साथ जो है ये कहानी यानी कि रावल शाखा समाप्त हो जाती है। 1540 में जो मलिक मोहम्मद जायसी थी उनके द्वारा एक बुक लिखी गई थी, ग्रंथ जिसका नाम है पद्मावत, जिसमें अलाउद्दीन के आक्रमण का कारण पद्मनी को प्राप्त करना बताया है। हालांकि बहुत लोग इसका विरोध भी करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अलाउद्दीन खिलजी का जो मेन कारण था वो अपने साम्राज्य का विस्तार करना भी जो है इसमें शामिल था। और ध्यान रखेंगे एक अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन इतिहासकार हुआ करते थे अमीर खुसरो, ये भी इसमें शामिल हुए थे, और इन्होंने ये वाली बात जो है वो खजाइन उल फतू में की गई है, और ये भी पूछ लिया जाता है कि ये आपका ग्रंथ जो है किसका है। चलिए यहाँ पर देखेंगे अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन मैं आपको बता दूं कि देखिए मेवाड़ के किस शासक को, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, मेवाड़ के कौन से शासक को बिसम घाटी यहाँ पर पंचानन की यहाँ पर संज्ञा दी गई है, तो ध्यान रखेंगे राणा हम्बीर को दी गई है। थोड़ा सा मैं बता देती हूँ कि राणा हम्बीर इसको मेवाड़ का उद्यारक भी कहते हैं। राणा कुम्मा की कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में बिसम घाटी पंचानन, इसका मतलब होता है कि विकट आक्रमणों में भी सिंह के सदृश, इसकी संज्ञा आपको यहाँ पर दी गई थी। 1326 में चित्तौड़ पर जो है क्या है अधिकार कर लेते हैं जागीरदार हम्मीर, और इसके बाद इन्होंने गोहिल वंश की स्थापना जो है पुनः की थी। और हम्मीर ने
जो बांसवाड़ा है, बांसवाड़ा में जगह है सिंगोली, उसके युद्ध में मोहम्मद बिन तुगलक की सेना को जो है यहाँ पर परास्त भी किया था। ये भी आप लोग ध्यान यहाँ पर रख सकते हैं। अगला देखिए, अगला यहाँ पर मेवाड़ के किस महाराणा के समय पिछोला झील का निर्माण करवाया गया था? तो ये आपके महाराणा लाखा यहाँ पर हो जाएगा। थोड़ी सी डिटेल देख लीजिए कि पिछोला झील का निर्माण हुआ और इन्हीं के समय जो जावर माइंस है उससे चांदी और सीसा बहुत ज़्यादा मात्रा में निकलने लगा था। राणा लाखा का जो पुत्र है चूंडा, उसे राजस्थान का भीष्म पितामह भी कहते हैं, ये भी यहाँ पर ध्यान रखिएगा। एक और चीज देख लीजिए कि देखिए निम्नलिखित में से किस वर्ष में महाराणा कुंभा तथा महमूद खिलजी फर्स्ट के मध्य सारंगपुर का युद्ध हुआ था? ये आपके 1437 ईस्वी हो जाएगा। थोड़ी सी यहाँ पर डिटेल देख लेंगे कि महाराणा कुंभा और मालवा के शासक महमूद खिलजी होते हैं, दोनों के बीच में, और महमूद खिलजी फर्स्ट होता है और 1437 इस युद्ध में, जिसे हम सारंगपुर के युद्ध के नाम से जानते हैं, यहाँ पर कुंभा ने जो है खिलजी को परास्त करके बंदी बना लिया था और इसी विजय के उपलक्ष्य में कुंभा ने जो है विजय स्तंभ का निर्माण भी करवाया था और नागौर के उत्तराधिकारी यानी कि सक्सेसर को लेकर जो है मेवाड़ और गुजरात में ये युद्ध हुआ है, जिसमें मेवाड़ आपके विजयी होता है। तो ये हमारी जो है आज के 10 क्वेश्चन थे, लेकिन इसके आगे क्वेश्चन के साथ कल फिर हम मिलेंगे। लेकिन थोड़ी सी जानकारी, आरएस फाउंडेशन लाइव फ्रॉम क्लासरूम जोधपुर जयपुर दोनों शहरों में अवेलेबल है। दिए गए नंबर पे कांटेक्ट आप लोग कर सकते हैं। आरएस फाउंडेशन निर्मल इंग्लिश मीडियम बैच, निर्मल बैच 6.0 हमारे यहाँ पर अवेलेबल है। इंग्लिश मीडियम बैच जिसकी प्राइस आपके 15,000 रुपये है और साथ ही आरएस प्रीलियम्स 2025 लाइव फ्रॉम स्टूडियो रहने वाला है। ऑलरेडी बैच जो है आपके शुरू हो चुका है 21 अगस्त से और अधिक जानकारी के लिए दिए गए स्क्रीन के नंबर पे जो है आप कांटेक्ट कर सकते हैं और फ्री में 2 दिन की डेमो क्लासेस भी देख सकते हैं, जिसमें आपके पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और आपके आर्ट एंड कल्चर की क्लासेस अवेलेबल हैं। तो मिलते हैं एक नए सेशन में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड नाइट।